हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भारू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का जो साइंस में चैप्टर पढ़ा रहा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तनांक। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, अपवर्तन और अपवर्तनांक। इससे पहले मैंने जितने भी आपके दर्पण के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर कर दिए। फिर चाहे वो किरण आरेख बनाने वाले हों या फिर उनसे जुड़े हुए सवाल वाले हों या फिर दर्पणों का प्रयोग के बारे में बताया गया हो। तो ये अगला वीडियो है और आज हम लोग इसमें दो बातें समझेंगे, वो है अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में। बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आपको एग्जाम में इसमें से 5 नंबर और प्लस 2 नंबर यानी कि 7 नंबर केवल इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इन दोनों टॉपिकों को क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोग अपवर्तन के बारे में जानते होंगे। अपवर्तन को समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से परावर्तन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि परावर्तन जब आप देख लेंगे तो आपको अपवर्तन और परावर्तन में हमेशा से जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं क्लास 10 में था तो मैं परावर्तन और अपवर्तन में बहुत समय तक फर्क नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने जब खुद से पढ़ाई की, खुद से देखा समझा, तब जाके मुझे समझ में आया। उससे पहले जब तक टीचर बोलते रहते थे तब तक कि मेरी समझ में तो नहीं आता था, क्योंकि मैंने उस चीज को शायद गौर ही नहीं किया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये वाला चैप्टर मेरे माइंड से ऊपर से उड़ गया था, तो मैंने शुरुआत में ही दिक्कत फेस करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं चलता हूँ परावर्तन को बता देता हूँ। परावर्तन क्या होता है? बेसिकली एक प्रकाश की किरण निकलती है किसी भी सोर्स से, मान लो बल्ब है, सूरज है, टॉर्च है, और वो किसी भी सरफेस पर पड़ती है। पढ़ने के बाद में क्या होता है, मान लेते हैं एक केन रखा हुआ है पेप्सी का, पेप्सी लिख देता हूँ इस पे, पेप्सी। हाँ, इस पेप्सी के केन पर ये जो है किरण जब टकरा रही है तो क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे कोई और किरण कहीं और पर अगर पड़ रही हुई तो वहां से टकरा के दूसरी डायरेक्शन में उसी हिसाब से, मतलब जो कोड होता है, अब परावर्तन वाला कोड का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसी कोड के आधार पर ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये तो बात हो गई परावर्तन की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन का मतलब होता है कि अपने कायदे कानूनों पर ना चलना। मतलब ये मेरी भाषा में शब्द है, अपवर्तन का मतलब अपने कायदे कानूनों पर ना चलना का क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखो, अपवर्तन को हम बाद में समझेंगे, पहले चित्र देख लेते हैं और चित्र से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। चित्र भी बहुत मजेदार है, आपको बचपन की याद दिला देगा। आप बचपन तो में तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बचपन की याद दिला देगा, जो और छोटा बचपन होता है जब आपकी खिलौने खेलने की उम्र थे। आपको याद होगा, आप मेला जरूर घूमने गए होंगे, मेला वगैरह आसपास में जो खिलौने की दुकान होती है वहां तक में, तो आपने टॉर्च देखी होगी, जो टॉर्च लाल कलर की जलती है या फिर हरे कलर की जलती है। छोटी सी टॉर्च होती थी, 10-15-20 रुपए की मिलती थी। एक बटन होता था वहां पर, ऐसे बटन दबाते थे तो उसमें एक बीम निकलता था। बीम बिल्कुल सीधा होता था और बहुत दूर तक वो जो लेजर टॉर्च उसको हम लोग बोलते थे, लेजर लाइट, तो वो बहुत दूर तक जाती थी। तो अगर आपने वो कभी खरीदी है, आपने वो कभी जलाई है, लोगों को इधर उधर, लोगों की आंख पे यूज की है या फिर उनको तंग करने के लिए यूज किया है, या फिर सबसे ज्यादा मैंने तो यूज किया छिपकली भगाने के लिए। खूब छिपकली के पीछे उसको हम लोग जो है छिपकली के आगे आगे भगाते थे। तो छिपकली जो है वो उसको कीड़ा समझ करके उसके पीछे पीछे भागा करते थे और हम लोग उसको घर से बाहर तक निकालने चाहते थे। तो खैर, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। आपने किया हो तो कमेंट करके बताना कि मैंने भी ऐसा कुछ किया है कांट बस स्टार से। तो वो टॉर्च हम यहाँ पर पहले बनाते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वो टॉर्च है, मान लेते हैं ये वही टॉर्च है, और यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। अब इस बटन से क्या होता है कि जैसे हम दबाते हैं, यहाँ से ना एक सीधी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइट निकलती है, बीम निकलती है। वो सब आपने देखा होगा, महसूस कर रहे होंगे, और ये बहुत दूर तक, किलोमीटर के हिसाब से भी दूर तक ज्यादा जा सकती है। और आप इसको देख सकते हैं अगर लाल कलर की है तो, क्योंकि लाल कलर का जो प्रभाव है बहुत दूर तक ही दिखाई देता है, यानी कि लाल कलर आपको बहुत दूर तक दिखाई दे सकता है। तो वो बात छोड़ते हैं कहां तक जा रही, हम बस ये बीच में इसकी किरण का मार्ग देखते हैं, एकदम सीधा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर कोई कांच का स्लैब, अब बहुत से लोग बोलेंगे स्लैब क्या होते हैं? स्लैब का मतलब है कांच का छोटा सा ईंट मान लो, एक कांच का ईंट जो प्योर बिल्कुल बढ़िया हो, चारों तरफ से एकदम चिकना सा हो, कोई भी परेशानी ना हो उसमें, परेशानी वजह से गड्ढा पड्ढा ना हो, टूटा फूटा ना हो। तो अगर हम उसको इसके सामने रख दें तो देखो होगा क्या। अगर हमने कांच यहाँ पर रखा तो ये लाइट जो होगी कांच के अंदर से होकर के गुजरेगी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, ये कैसा कांच बना दिया भाई? कांच नहीं बनाना था लो, तुमको कैसे ड्राइंग करा, कलाकार हो। चलो भाई, कांच दोबारा सही से बनाते हैं। ये हमने कांच बनाया,
कांच बेसिकली नहीं है, ये कांच का स्लैब है। तो अब हम ये देख रहे थे कि जो लेजर टॉर्च है जो यहाँ से ऐसे निकल रहा था वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। जब यहाँ से गायब हो जाएगा तो उसको याद करने के लिए हम ऐसे डॉट डॉट बना देते हैं कि पहले यहाँ पर था। तो पहले यहाँ पर था का क्या मतलब हुआ, जैसे ही हम एक कांच लेकर के आए ना वो यहाँ पर जाएगा ही नहीं, वो कहीं और जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? आप सोचोगे कि वो जो कांच है, जो प्रकाश है, जो बीम है वो इधर चला जाएगा, नहीं। कांच जो है, सॉरी जो बीम है वो थोड़ा सा ना मुड़ जाएगा। और कैसे जाएगा? वो ना यहाँ पर इधर जाएगा और फिर यहाँ से निकल करके वो इसके पैरेलल चलने लगेगा। तो आप ये देखोगे कि जो लाइट है वो सीधी ना जा करके हल्का सा मार्ग अपना जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कर ले रही है। इसी चीज को हम अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन। फिर से समझाता हूँ, जो टॉर्च है, जो टॉर्च से निकला हुआ किरण है वो सीधी तरीके में ना चल करके हल्का सा ऐसे हो जाता है, जितना आपका कांच हो उसके मोटाई के हिसाब से। ये क्या है? मतलब सीधा नहीं चल सकता क्या? ये सीधा चल सकता है, लेकिन कुछ कारण हैं, जो कारण अभी हम लोग ध्यान से समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनके कारण जो है ये इधर से उधर मुड़ जाता है। तो गाइस इसी चीज को हम अपवर्तन कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश का किरण है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। ये दोस्तों टेढ़ा क्यों होता है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो जानना के बेसिकली आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम का सवाल है। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। देखो हमने ये देखा कि पहले जो हमारी किरण जा रही थी बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी लाइन पे जा रही थी, वो जा रही थी हवा में, ठीक है। लेकिन हमने उसको क्या किया, हवा से गुजार दिया कांच के अंदर। हवा से वो कहाँ गई? कांच के अंदर गई। कांच से वो फिर से हवा में जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इसका माध्यम बदल रहा है। अब मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं कि जब प्रकाश का किरण अपना माध्यम बदलता है तो उसका ना थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज होता है, और तो उसकी गति भी चेंज होती है। आपको पता है ना प्रकाश किस चाल से चलता है? सही सोच लो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया ये नंबर को समझ में नहीं आता, क्या होता है ये 3 × 10⁸? तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सारे बच्चों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हो। नहीं पता तो बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, तो इसके आगे आप 8 0 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितना लिखा है? मीटर। यहाँ पर कितना लिखा है? बटे में सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ देखो, मैं समझा देता हूँ बोल करके एक बार। इतने मीटर जो है ये 1 सेकंड में चला जाएगा। अगर हम मीटर को किलोमीटर बनाए तो क्या करेंगे? 3 0 काट देंगे, क्योंकि नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आप ये देखोगे कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि आपने टॉर्च जलाई और 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक चली जाएगी। ये है प्रकाश की स्पीड। तो अगर हम उसका माध्यम बदल दें, माध्यम बदलने की कोशिश करें, जैसे कि टॉर्च हमने ली, हवा में चला रहे थे, कुछ भी स्पीड मिल रही हो, मान लो कि हवा बहुत गंदी है, उसमें बहुत धुंध है, बेसिकली थोड़ा सा तो कम होगी स्पीड उसकी, तो 3 पॉइंट हम मान लेते हैं कि यही स्पीड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से वो जा रही थी। लेकिन उसके बीच में हमने कांच लगा दिया, या फिर उसके बीच में हम जल लगा देते हैं। जल लगा कैसे देते हैं? बेसिकली अगर जल में मारोगे तो जल लग जाएगा ना, तो जल या फिर वो निर्वात हो गया। निर्वात मतलब स्पेस। ऐसी जगहों पर जब माध्यम बदलता है, ध्यान से समझो, जब माध्यम बदलता है, जब माध्यम बदला तो उसकी जो चाल है वो और जो डायरेक्शन है वो दोनों जो है वो बदली हुई प्रतीत, मतलब प्रतीत क्या, वो होती ही है, प्रतीत हो जाती है, मतलब बदल ही जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन हमारे डेली लाइफ में कहाँ दिखाई देता है? अपवर्तन हमारे डेली लाइफ में कई जगहों पर दिखाई देता है। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में देख लो, स्विमिंग पूल जो है जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा अरे तो गहरा ही नहीं है, उसका जो तल है जमीन वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, क्योंकि हमें ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस उसमें दिखाई देता है पानी में, क्योंकि हम तो शुरुआत में आंखों को हवा में देख रहे हैं ना, और हमारी आंखें की जो मतलब जो हमारे आंखों में प्रकाश आ रहा है वो पहले क्या करेगा, जल से निकलेगा और उसके बाद में फिर वो हवा में आएगा, फिर हमारी आंखों में आएगा। तो यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, सो दैट वो हमको ना ऐसा लगेगा कि तल यहाँ पर है, लेकिन वो होगा कहाँ पर? यहाँ पर। आपने अच्छा देखा होगा जो मछली मारने वाले होते हैं, जो ऐसे एक बल्लम लेते हैं और ऐसे बल्लम से ऐसे मार देते हैं मछली को, वो एग्जैक्ट मछली के ऊपर कभी भी नहीं मारते, क्योंकि उनको पता होता है कि मछली जहाँ दिख रही है वहां तो वो है ही नहीं,
बस उनको ये अंदाजा लगाना होता है कि मछली जो है वो पानी से कितनी गहराई पर हो सकती है। और इस चीज का अंदाजा ना बड़े आसानी से लग जाता है, थोड़ा टाइम तक की अगर आप लगे रहोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको एक बार पानी की गहराई पता चल रहा है, आपको ये पता चल जाएगा कि मछली यहाँ दिख रही है तो यहाँ है ही नहीं, मतलब मछली यहाँ दिख रही है यहाँ है ही नहीं, आपको मारना है यहाँ पे। और आप ऐसे मछली मारोगे ना तो खच से मछली के ऊपर ही लगेगा करके। इस चीज का उदाहरण अगर आपको देखना है ना तो आप ऐसे देखो, उदाहरण एक और दिखाता हूँ, आप अपने घर पे देख सकते हो। एक कांच का गिलास ले लो बढ़िया सा मस्त वाला, और वो कांच का गिलास ऐसा होगा, ठीक है, मान लीजिए, अरे गिलास तो बड़ा चौड़ा हो गया, पतीला बोल देता हूँ यार, ये कांच का पतीला हो गया मान लेते हैं, क्योंकि पतीला ही हमको चाहिए जहाँ पर हम देख पाए। ऐसा ना हो कि आपका गिलास बहुत ही पतला सा है, उसमें आपने अभी जो पेंसिल मैं लगाने के लिए बोलूंगा वो लगाओ और पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। तो इसमें आप ना एक पेंसिल ऐसे डाल करके देखो, हमने पेंसिल डाली, अब आप ये देखेंगे कि पेंसिल ना यहीं से दिखाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं, पेंसिल आपको ऐसे दिखाई देगी, यहाँ से पेंसिल आपको थोड़ा दूर दिखाई देगी। ये आपकी पेंसिल ऊपर यहाँ पर है और होनी वो यहाँ पर चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में यहाँ हाई दिखाई नहीं देगी, वो आपको थोड़ा आगे दिखाई देगी। यही कारण है कि जो हम देखते हैं ना पानी पिलाने वाले जो लोग ग्लास में नींबू डाल करके रखते हैं, तो नींबू तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमको दूर से बड़ा बड़े बड़े दिखाई देते हैं, हम लोग सोचते हैं इतने बड़े नींबू। ये सब ना अपवर्तन का ही परिणाम होता है। इसके अलावा दोस्तों हमको कई और भी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आभासी तरीके से पता करते हैं, जैसे कि तारों की स्थिति, जहां पर तारा दिखाई देता है वहां पर होता ही नहीं, क्योंकि अपवर्तन होता है। भाई प्रकाश जो है निर्वात से चल के हमारे वायुमंडल में आता है, फिर हमारी आंखों तक आता है, बीच में पता नहीं कितना क्या क्या पड़ता होगा। तो इसलिए कई सारी चीजें होती है अपवर्तन की, और ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग कांच के अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन नियमों के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं ना इस कांच के स्लैब पे एक चित्र बना करके दिखा देता हूँ, जहां पर आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और वो जो चित्र है वो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम में 5 नंबर का या 4 नंबर का आता ही रहता है। तो इतना ज्यादा नंबर का है तो भाई आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए तो मेरे को बताना पड़ेगा। तो मेरा जो है बोर्ड साफ करने के लिए जो डस्टर है वो है नहीं, तो मैं जरूरी से काम चला रहा हूँ अपना, चल रहा है काम थोड़ी देर तक के लिए, चलने दो। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप समझ गए तो यस और 1 तो चीजें लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरी भाषा को समझ लिया है, क्योंकि अब मैं उतर रहा हूँ विज्ञान की भाषा में। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो मेरी अपनी पर्सनल भाषा थी, ताकि आपको समझा सकूं। पर्सनल भाषा का मतलब भाई ये लिखा हुआ थोड़ी नहीं मिलेगा इस तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ देहाती लैंग्वेज में। देहात में रहता नहीं हूँ लेकिन बच्चों को समझाना पड़ता है। क्या बोलना है, कुछ नहीं, मजे ले लो। चलो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। साइंस में बहुत सारी चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ती है, हालांकि प्रयोग कोई और करके देखता है, लेकिन इमेजिन हमको करना पड़ता है चित्रों के लिए। चित्र बनाने के टाइम पर देखते हैं, मानते हैं ये हमारा एक कांच का स्लैब है। बेसिकली हमने कागज पे कांच का स्लैब रखा, और इस स्लैब को रखने के बाद हमने क्या करा, उसके ऊपर और उसके नीचे एक लाइन खींच दी। तो जब हम नीचे लाइन ऊपर लाइन खींच देंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ऐसी दिखाई देगी। आप एक डी ले आओ, डी लाने के बाद में आप क्या करो, एक पॉइंट ले लो कहीं पर और वहां से 90 डिग्री की एक लाइन खींच दो। इसको हम मान लेते हैं ये एक अभिलंब बन गया, ठीक है। अब क्या आपको करना है, यहाँ पर आपको कहीं पर 2 पिन लगा देने हैं, या फिर बेसिकली वो जो मैंने टॉर्च के लिए बोला था वो टॉर्च आप ले लो, और टॉर्च से ना ऐसे आप एक लाइट जलाओ कि वो लाइट बिल्कुल यहाँ से निकल करके यहाँ से जाती हुई आपको प्रतीत हो। प्रतीत क्या हो भाई, वो लाइट जाए इसी पॉइंट से गुजरे, ठीक है, वो आपकी लाइट यहाँ से गुजरेगी। अभी तक की हमने पूरा एकदम बना दिया, और अब आपको क्या करना है, 2 पिन यहाँ पर रख देने ताकि आपको जो है पॉइंट का अंदाजा हो जाए, और 2 पिन आपको यहाँ पर रख देने ताकि आपको जो है इसकी किरण का पूरा अंदाजा हो जाए। अब आप एक बढ़िया सी लाइन खींच लो बिल्कुल एग्जैक्ट, और आपको ये पता चले कि हमारी जो किरण है वो यहाँ से जा रही थी, ठीक है। आप चाहे तो टॉर्च हटा भी सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है जहां से टॉर्च जा रहा है नीचे वाले पे, यहाँ पर भी आप एक लंब खींचना चाहे तो खींच सकते हो, बेसिकली आपको खींचना ही पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ी सी चीजें जो गणित की हैं। देखो, अगर 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो एंगल होते हैं वर्टिकली एंगल, ये क्या होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है हिंदी में शेषाभिमुख कोण। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा ये वाला जो कोण है जिसको हम I1 बोलेंगे, I1 ये हमारे R1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, I1 हमारा R1 के बराबर होगा। अदरक खाई थी तो उसका मामला अभी भी हमारे दांतों में बचा हुआ है, चाय बनाने की सोच में।
और अब देखेंगे यहाँ पर हम जो हमारा I2 है, ध्यान से आप देखो भाई, I2 ये R2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं ना, ये सॉरी मैंने कहा लिख दिया, ओ बराबर होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक कांच का टुकड़ा लेना है, जहां पर आपने पहले सेट किया था एग्जैक्ट वहीं पर फिर से रख दो उसको, बिल्कुल सही तरीके से आप रख दो उसके ऊपर। तो क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, एक ना कांच जब ऐसे रख देंगे तो कांच हमारा ऐसे कुछ रखा होगा, हमको दिखाई देगा, और फिर हम उसी पॉइंट पर एग्जैक्ट टॉर्च मारने की कोशिश करेंगे जैसे हमने पहले टॉर्च मारी थी, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा टॉर्च एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हो। लेकिन जब आप टॉर्च मारेंगे तो यहाँ तक तो आपका सारा कुछ एकदम फिट होगा, इस पॉइंट तक। नाम इसका दे देता हूँ मैं, कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने ओ दे दिया पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट तक तो आपका टॉर्च एकदम सीधा जाएगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ये जो यहाँ से किरण जा रही थी और यहाँ पर मान लेते हैं ये ओ के बाद में पी है, पी पॉइंट पर वो जा रही थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी बदली हुई आपको लगेगी, और वो किधर के लिए बढ़ जाएगी, वो हमेशा इस अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे की जगह वो ऐसे निकलने सीधे की जगह वो इधर के लिए मुड़ जाएगी, ठीक है, इसके तरफ मुड़ जाएगी, तो वो यहाँ पर आपकी जो है आ जाएगी इस पॉइंट पर। और इसी पॉइंट पर आप देखेंगे जो हमने अब मान लेते हैं जिस पॉइंट पर वो निकल रही है उस पॉइंट पर हम एक और लंब खींच देते हैं, तो अब हम ये देख पाएंगे कि यहां से जो किरण निकल रही है वो फिर से मुड़ जा रही है, और वो किधर जा रही है, इस वाले तल से थोड़ा सा दूर जा रही है। तो हम ये देख पाएंगे कि वो इधर जाने लग जाएगी यहां पर। फाइनली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि यहां से किरण निकली, यहां पर आई और यहां चली गई। जब हम कांच रख देंगे और जैसे हम कांच हटाएंगे वो वापसी एकदम सीधे वही वाले रे पर जाना शुरू कर देगी। फिर हम कांच रखेंगे, फिर वो इधर आएगी, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ेगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ, देखो ध्यान से समझो, ये जो लाइन है ये आपकी दो अलग अलग माध्यमों को अलग करती है। कौन कौन से माध्यम हो गए भाई? यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं, ये हवा है और ये क्या है, ये यहाँ पर कांच है। तो एग्जैक्ट क्या हो रहा है, इस लाइन पर माध्यम बदल रहा है, और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ये कांच है और ये यहाँ पर वापस से हवा है, यानी कि हवा से कांच में आई तो फिर उसकी चाल बदली और थोड़ी सी डायरेक्शन बदली, और फिर से कांच से फिर से वो हवा में जा रही है तो फिर से उसका डायरेक्शन बदला। यही चीज जो है ये आपका कांच के स्लैब का प्रयोग है, और आप इसको कुछ भी नाम दे करके जो आपकी बुक में नाम दिया हो, जहां जहां पर जो भी नाम दिया हो वो आप रख सकते हो। कि मान लिया EFB जो BC हमारे कांच है और ये एक किरण है, जैसा भी आपकी बुक में ये रखा हो आप वैसा बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग पॉइंट रहते हैं, और जो टीचर होते हैं वो ज्यादातर बुक के अकॉर्डिंग आपको नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो खैर बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं होगी, आप जैसा चाहे वैसा नंबर दे सकते हो, तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे दो, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मोटा मोटी जो चीजें समझानी है इस चित्र से जुड़ी हुई वो आपको समझा देता हूँ। क्या क्या है देखो, हम जो पुराने हमने नाम लिखे थे वो सारे मैं यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दोबारा से समझा पाऊँ, ठीक है। ये लाइन मैंने वापस से बनाई। ये जो I2 है ये इस R1 के बराबर, सॉरी ये जो I1 है ये इस R2 के बराबर यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा झुक गए, और ऐसे ही यहाँ पर I2 होगा और यहाँ पर R2 होगा। तो ये जो I1 होगा ये यहाँ पर R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या होती है, ये इस लाइन के पैरेलल होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचे और ये पता करें कि कितनी दूरी पर है, तो हम ये देखने को पाएंगे कि ये जो दूरी है ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल हो गई। मतलब जो हमारी पुरानी किरण थी और कांच के स्लैब के बाद में जो किरण थी उनकी दोनों डायरेक्शन एकदम पैरेलल हो जाती हैं। बस ये है कि उनका पथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि जितना ज्यादा आप इस कांच की चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इनकी जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कांच बहुत पतला होगा तो ये बहुत कम दूरी पर जाएगी। जैसे ऐसे एक चित्र बना के दिखा देता हूँ। मान लेते कांच सिर्फ इतना छोटा है, ठीक है, तो यहाँ से वो जानी तो बिल्कुल सीधे सीधी, लेकिन वो यहीं से निकल जाएगी। लेकिन वही चीज अगर हमने कांच चौड़ा कर दिया तो वो देखो
यहाँ पर जानी चाहिए थी ऐसे करके, ठीक है, लेकिन इस बार वो यहाँ से जाएगी। तो जितना ज्यादा चौड़ा कांच उतनी ज्यादा इनके बीच की जो दूरी है वो एक्सपेंड करेगी। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ना परिभाषा के हिसाब से समझ लेते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। अपवर्तन का नियम बेसिकली दोस्तों पहला वाला तो वही है जो आपका उसमें था, वही नियम जो परावर्तन के लिए पहला नियम होता है। तो क्या नियम है दोस्तों, देखिए वही सिंपल सा रूल, आपतित किरण और जाने वाली किरण यानी कि अपवर्तित किरण। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ये किरण लिखा हुआ है आप समझ जाना, आपतित किरण, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तित किरण। जैसा उसमें है ना बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें है, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ कौन सा हो गया दोस्त, यहाँ पर देखिए दो माध्यम है, ऊपर हवा है और नीचे कांच है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, माध्यमों को पृथक, पृथक का मतलब तो समझते होगे ना, पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना। तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, ये जो पृष्ठ हो गया और इसी से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर अभिलंब है, यानी कि पृथक करने वाले पृष्ठ पर अभिलंब, ये जो अभिलंब हो गए ये सब कुछ क्या होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है जो आपने वहां भी पढ़ा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले बिंदु पर यानी आपतित बिंदु पर जो अभिलंब बनता है ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये तो इसका पहला रूल हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा रूल। दूसरा जो रूल है दोस्तों वो स्नेल का नियम भी कहा जा सकता है। और स्नेल का नियम क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में समझाने की अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसा कि हमको पता है कि अगर आसमान से बहुत ज़्यादा दूर से कोई हेलीकॉप्टर या मान लेते हैं एरोप्लेन गुजर रहा है तो कई बार हम उसकी लाइटें नहीं देख पाते, लेकिन जब वो पास में होता है तो हम लाइटें देख लेते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बहुत ज़्यादा दूर होता है तो उसकी लाल कलर की लाइट दिखाई देती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड लाइट है वो आपकी ससुराल से भी आपको दिखाई देगी। तो ये एक छोटी सी मजाक की बात हो गई। जो लाल लाइट होती है ना वो हमेशा बहुत दूर से दिखाई दे जाती है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो लाइटें होती हैं, जो प्रकाश की किरण होती है, उनका मुड़ना भी एक सिद्धांत के ऊपर, उनके रंगों के ऊपर तय होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी देखा नहीं, आप आगे देखोगे कि जो श्वेत प्रकाश किरण होती है सफ़ेद रंग की, वो सिर्फ मुड़ने के कारण 7 अलग अलग रंगों में टूटती है, क्योंकि हर रंग कोई ज़्यादा मुड़ सकता है, कोई कम मुड़ सकता है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो रेड कलर है वो कितना मुड़ रहा है, बैगनी कलर थोड़ा ज़्यादा या कम मुड़ रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, सारे कलर पे डिपेंड करता है कि कलर कैसा है। वो मतलब मेन टॉपिक हो गया यहाँ पर कि कलर सारे अलग अलग अपवर्तित हो सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक कोई दूसरा कलर लिया, लाल रंग का टॉर्च ले लिया तो वो थोड़ा ज़्यादा मुड़ने लग गया। हरे रंग का टॉर्च लिया, मे भी वो ज़्यादा मुड़े या कम मुड़े, डिपेंड करता है कि किस तरफ से आप टॉर्च दे रहे हो या फिर किस तरीके से ये आपका स्लैब है। तो ये चीज़ होती है। सो दैट हम दूसरे पॉइंट का जो पहला बिंदु रखेंगे वो यही होगा हमारा कि किसी रंग की प्रकाश किरण, ठीक है, किसी रंग के प्रकाश किरण। दूसरा जो इसी के साथ में कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे, तथा निश्चित माध्यमों का युग्म। निश्चित माध्यमों का युग्म दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो एक चीज ना, ये तो हो गई आपके कलर की बात कि हमने लाल कलर लिया, ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेड कलर की। अब रेड कलर को अगर हम हवा और कांच में गुजारेंगे, या फिर हो सकता है निर्वात और कांच में गुजारें, या हवा और जल में गुजारें, या निर्वात और जल में गुजारें, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो किसी निश्चित अलग अलग माध्यमों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, भाई कुछ भी जोड़े हो सकते हैं, हवा प्लस कांच, यानी कि कोई लाइट है जो हवा से जा रही है कांच में, या हवा से जा रही है वो निर्वात में, ठीक है, या फिर वो हवा से जा रही है जल में। तो यहां पर जोड़ा कोई भी हो सकता है। तो हर एक चीज के जोड़े का ना अपना अपना कोड होता होगा, या हर एक जोड़े का अपना अपना बिंदु होता होगा कि वो लाइट ज्यादा मोड़े कि कम मोड़े। तो सबसे पहला तो डिपेंड करता है किसी रंग की प्रकाश किरण, दूसरा डिपेंड करता है युग्म पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी रंग की प्रकाश किरण निश्चित युग्म पर, यानी निश्चित पृथक, ऐसा बोल सकते हैं, किसी रंग की प्रकाश किरण
किसी अलग अलग माध्यम के युग्म पर, तो दोस्तों हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग के लिए माध्यमों के अलग अलग युग्म के साथ में जो आने वाला जो कोण होता है, यानी आपतित कोण और जो अपवर्तित कोण होता है, ये एक निश्चित अनुपात में होता है। मतलब आप पहले से फिक्स कर सकते हो कि हम कितना मोटा कांच या कितना बड़ा कांच या कैसा कांच लेंगे तो उसकी जो लाइट है वो कितनी दूरी पर जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, मैंने आपको बता दिया, रंग पे और अलग अलग माध्यमों के जोड़े पर, फिर उसकी हाइट पर भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो हमारे लिए 2 पॉइंट है, किसी रंग की प्रकाश किरण तथा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पृथक माध्यमों के युग्म। ठीक है, तो निश्चित प्रकाश किरण माध्यमों के युग्म के लिए जो आपतित कोण होगा और जो अपवर्तित कोण होगा, इनमें एक निश्चित कोण बनता है या निश्चित अनुपात बनता है, कोण नहीं बनता, सॉरी, निश्चित अनुपात बनता है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आई कोण है और यहाँ पर कोण कैसा हो रहा है, आर कोण हो रहा है। तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये आपका क्लियर है तो आप स्नेल का नियम भी लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कि स्नेल का नियम क्या है, विस्तार से लिखिए। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक है, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। पूरे नोट्स हैं इस चैप्टर के, सारा कुछ जितना मैंने अब तक पढ़ाया सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, जो जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। नोट्स जो मैं अवेलेबल कराता हूँ वो सारे भी मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी। तो आप बस एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते रहो। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ना आपको बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस चीज़ को बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा सा नोट्स आप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, इसके अलावा बुक थोड़ी सी पढ़ लो, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं बस बोर्ड पर ज़्यादा लिख नहीं सकता, सो दैट मैं इतना इंपॉर्टेंट रूप से जितना लग रहा है उतना इंपॉर्टेंट लिख करके समझा दे रहा हूँ। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली है अपवर्तन की, अब हम थोड़ा सा अपवर्तनांक के बारे में समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं। अपवर्तनांक को बेसिकली हम ऐसे पढ़ सकते हैं, अपवर्तन प्लस अंक, यानी कि अपवर्तन से जुड़े हुए जो भी आपको डिजिट, जो भी आपको नंबर मिलेंगे किसी चीज़ से जुड़ करके, वो होते हैं हमारे अपवर्तनांक। बहुत कठिन चीज़ नहीं बोल दी मैंने, जो आपको रॉकेट साइंस जैसा समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली ना अपवर्तनांक छोड़ो, हम इसके चाल की बात करते हैं। जैसे हमने प्रकाश किरण की बात करी, प्रकाश किरण आती है, किसी माध्यम से टकराती है, फिर वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसका माध्यम चेंज हो जाता है। जब माध्यम चेंज होता है तो उसकी किरण भी थोड़ी सी मुड़ जाती है, बस इतना ही। लेकिन एक छोटी सी चीज़, जब उसका माध्यम चेंज होता है तो किरण तो उसकी थोड़ी सी इसमें बाउंड होती है, साथ में उसकी चाल भी परिवर्तित होती है। चाल परिवर्तित होना ही यहाँ पर हम अपवर्तनांक के साथ में बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक मतलब किसी चीज़ का जो चाल है वो परिवर्तित होना। अब देखो इसको ना बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको गाड़ी चलानी है, हमें पता है ज़्यादातर जो लोग हैं वो गाड़ी चलाते हैं साफ बना के, क्योंकि नया नया फ़ोन होता है, नई नई गाड़ी सीखी होते हैं 10th 9th 8th क्लास के आसपास में, और वो एकदम साफ बनाते हैं, लहर लहर के गाड़ी चलाते हैं। लेकिन वो लहरा के गाड़ी वहीं पर चलाते हैं जहाँ पर आसपास में एकदम खाली जगह हो, या फिर गाड़ियों के लिए रास्ता निकला हुआ हो, जहाँ भीड़ बाजार है वहाँ पर धीमे धीमे रुगुर ही करके जाना पड़ता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भीड़ है तो गाड़ी धीमे चलाओगे, और खाली जगह तो गाड़ी एकदम फराटे मार के चलाओगे। तो ऐसे ही आप ये समझ लो कि जितना ज़्यादा गाढ़ी जगह का मतलब जितना ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर हैं, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा, अणु परमाणु जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें, तो अब जितना ज़्यादा ये चीज़ें हैं उतना ही स्पीड आपकी धीमे होती चली जाएगी। कैसे समझते हैं, देखो निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं, निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं। निर्वात में अगर कोई प्रकाश की चाल ऐसे गुजरेगी तो उसको किसी ने रोका नहीं, रोका, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे तेज। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझते हैं, जैसे जैसे वो हवा में आती है तो हवा में उसको कौन रोकने वाले मिलते हैं। अब आप कहोगे हवा में कौन रोक रहा है, तो भैया यहाँ पर तमाम तरीके की गैस होती हैं, गैस से भी तो अणु परमाणु से बनती है, मतलब अणु परमाणु होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया तो उसका एक परमाणु और 2-4 ऑक्सीजन जुड़ गया तो वहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप के अणु बन गए, तो इस तरीके से वो उनको रोकने का कार्य करते हैं।
ठीक है, बाधा पहुंचाते हैं, उसके रास्ते में अड़ंगा लगाते हैं, तो इसलिए जो प्रकाश की चाल होती है वो थोड़ी सी घट जाती है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कम मान सकते हैं। फिर इसके बाद में जो कांच होता है, कांच में भी डिफरेंट चाल हो जाती है। कई बार कांच बहुत मोटा होता है, बहुत सघन होता है, पता नहीं यहाँ पर की क्या क्या चीज़ें होती है कांच के अंदर में, तो डिफरेंट कांच में डिफरेंट स्पीड होती है। फिर हम लोग अगर जल में बात करें तो जल छोड़ दो, कोई भी चीज़ जो तरल है, तरल के जितने ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना उसमें कम चाल होगी, और जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही ज़्यादा चाल उसकी तेज होगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अब देखो क्या हमें समझना है, अपवर्तनांक हम किससे निकालते हैं, n बराबर c/v से निकालते हैं। जो c होता है ये नॉर्मल प्रकाश की चाल हम मानते हैं, और ये अपवर्तनांक क्या होता है, ये n होता है। v क्या होता है, आपके जो दिए गए माध्यम है उसमें चाल जो होती है वो। तो अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा। डिटेल का समझने का मतलब ये है, आपको ये पता करना है कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा अड़ंगा लगा सकती है, इसी चीज़ को हम n बोलते हैं। और ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 या फिर 1.11, 1.12 या इस तरीके से ये कोई भी नंबर हो सकता है। और आपको बता दूं, जितना ज़्यादा कम नंबर, मतलब जितना ज़्यादा कम का मतलब जितना कम नंबर, जैसे 1, वो प्रकाश की चाल बहुत तेज रखेगा, और जितना बड़ा नंबर वो प्रकाश की चाल उतनी ही आधी कर देगा। सिंपल रूप में समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक, एक चाय है, सॉरी कॉफ़ी है, तो जितना ज़्यादा नंबर है उसकी प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती चली जाएगी। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ ना भैया, इतना ज़्यादा काहे घुस रहे हो जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, सिंपल समझाते हैं। सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल निर्वात में या फिर वायु में। तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए, मान कर लो तो तय है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा माध्यम दे दिया गया जिसका अपवर्तनांक 2 है। कितना है अपवर्तनांक? 2 है। 2 अपवर्तनांक किसका हो सकता है? उदाहरण के तौर पे मान लो कि हम कड़वा तेल ले लेते हैं, सरसों का। तो सरसों के तेल में जब प्रकाश की चाल घुसती है, ऐसे मतलब घुसती का मतलब गुजरती है, तो बहुत किल्लत करके, लड़ाई झगड़ा करके आगे निकलती है। और इसका अपवर्तनांक हमने दे रखा है 2, मतलब इसका अपवर्तनांक 2 है। तो अब इसके अंदर जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो C क्या हो गया? ये हो गया। अपवर्तनांक कितना है? n2 है। लिख देता हूँ, C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और n आपका कितना दे रखा है? 2। और अभी हमें क्या निकालना है? V निकालना है, यानी कि इस ऑयल के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? V यहाँ पर, इसको उठा के यहाँ कर दो, n यहाँ पर, इसको उठा के यहाँ पर कर दो। यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, V बराबर C/n। तो V आपको निकालना है, और C हो गया 3×10⁸, और यहाँ पर हमने कर दिया 2, काटेंगे पीटेंगे 1.5, यानी कि 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको आप किलोमीटर में निकालोगे तो आएगा तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल ठीक आधा। एक सवाल लेते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि किसी सॉलिड चीज में, कोई सॉलिड है, चीज है, जैसे कांच की कोई चीज है या कांच का कोई फिलामेंट है, कुछ भी है, तो किसी चीज में जो प्रकाश की चाल है वो प्रकाश की चाल है आपकी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मैं प्रकाश की चाल लिखना भूल गया तो मैं V लिख देता हूँ। आपका V कितना है? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से समझना, ज़्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो V आपका 2×10⁸ हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है भैया इसका जो है अपवर्तनांक बताओ। अपवर्तनांक बताओ, अपवर्तनांक ठीक लिखा है? अपवर्तनांक, यानी ये मात्रा यहाँ पर लगी। ठीक है, एक्चुअली में इंग्लिश में लिखने की आदत है, हिंदी में दिक्कत हो जाती है कई बार। तो ये अपवर्तनांक जो है आपका, ये आ जाएगा 2×10⁸, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये तो हमको निकालना पड़ेगा, ये तो n है, हमें यही तो पता करना है। और C जो है वो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के नीचे, और अगर नहीं दिया तो हमको पता ही है कितना होता है। तो हमें भाई एक फॉर्मूला पता है, n बराबर C/v। तो n हमें यहाँ पर फाइंड करना है, C हमको पता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो V है वो हमारा है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इससे ये कट गया, 10⁸ से 10⁸ कट गया, 2 से इसको काट देंगे तो फाइनली आ जाएगा 1.5। यानी इस कांच का जो अपवर्तनांक था वो कितना था?
1.5 था। तो बस सिंपल सा बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, n = c/v। इसी चीज़ से हम सवाल लगा लेते हैं। अब कई बार देखो यहाँ पर पता है क्या लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है ऐसे n12 n21 n212 इस तरीके की चीज़ें दी रहती हैं। तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब ये होता है माध्यम 1 माध्यम 2। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम ऐसे सवाल देते हैं कि कोई भी चीज़ कांच से जल में जा रही है। मान लिया एक प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है और उसकी चाल फला हो गई, और अब उसका जो है आपको फलाना ढमाका जो भी हो जो पूछा जा रहा है वो बताओ। तो जो चीज़ पहले दी होती है, यानी प्रकाश की चाल पहले कहाँ थी, कांच में थी, ये हो गया माध्यम 1, और जल ये हो गया माध्यम 2। तो अब इस टाइम पर आपको अगर ज्ञात करना है अपवर्तनांक, तो हम क्या करने जा रहे हैं, कांच से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने जा रहे हैं, यानी कि माध्यम 1 से 2 का। तो हम लिखेंगे तो वैसे ही c/v, लेकिन यहाँ पर हम जो है 1-2 डाल देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम पहले वाले माध्यम से दूसरे वाले माध्यम के बीच में जो अपवर्तनांक आएगा वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ कभी कभी पलट जाती है कि आपका जो किरण है वो आपस भेज रहे हो, आप जल से जो है कांच के बीच में भेज रहे हो, तो हम उसको सेम पलट देते हैं, माध्यम 2 पहले रखेंगे, 1 बाद में रखेंगे। तो इसके जो सवाल हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, और अभी वैसे आपके जो एग्जाम आएंगे उसमें ऐसे सवाल भी नहीं आएंगे, सिंपल वाले सवाल आएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक हमारा ये पूरा हो गया, इसमें कुछ और ऐसा टॉपिक रह नहीं रहा है जो मैं आपको बताऊं, और अगर होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को जो है जहाँ तक जितना समझ में आ रहा है वो यही हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अगली वीडियो में लेंस के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा लेंस के बारे में आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करके 1 घंटे की वीडियो बना करके दे दूं, और लेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद में हम लोग लेंस के सवाल आएंगे, और ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, केवल 2 वीडियोज़ की और आएंगी। और फिर तीसरी वीडियो होगी इसका लाइव सेशन, जहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैंने वीडियो पूरा देखा। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा साउंड का कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि साउंड का जो माइक का स्विच था वो मैं ऑन करना भूल गया, और वीडियो आधी रिकॉर्ड कर दी। आधी वीडियो के बाद में मैंने देखा कि माइक का स्विच ऑन ही नहीं है, तो मैंने इसको दोबारा ऑन किया। तो आपको आगे ऑडियो सही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑडियो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।